आज जिस विधा पे बात होनी है, बहुत लोग विधा नहीं भी स्वीकारते हैं, व्यंग्य। अभी जो हम लोगों ने देखा, ये हरिशंकर परसाई की रचना सुलझा हुआ आदमी था, और ये स्वतंत्र भारत में जो व्यंग रचा गया उसमें सबसे बड़े हस्ताक्षर के तौर पर हरिशंकर परसाई, तो मेरे पूरे बातचीत के केंद्र में हरिशंकर परसाई आएंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं जो कि व्यंग को लेकर के क्या है, परिभाषा क्या है, लोगों ने इसके सिनोनिम्स और इसको लेके क्या समझदारी अभी तक हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त की है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि कोई एक ऐसी बात जो कि हम अभिधा में नहीं कह रहे हैं, लक्षणा में नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्यंजना में कह रहे हैं। ये 3 शब्द शक्ति के रूप हैं, लेकिन कोई एक बात जो हम कहना चाह रहे हैं, कहने की छटपटाहट दिल में है, और उसके लिए बेचैन होकर के जब हम एक तीसरे शैली का प्रयोग कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि सामने वाले तक बात भी संप्रेषित हो जाए, बदलाव भी आ जाए, वो अभिव्यक्ति की छटपटाहट भी खत्म हो जाए, तो इस लहजे के लिए हम लोग इस साहित्यिक टूल का, कह लें, विधा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस शब्द के लिए जो हम लोग अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं, सटायर है, सरकास्टिक और सरकाज़्म इसके लिए सिनोनिम्स हैं। इस शब्द को हम लोग पुल्लिंग तरीके से देखते हैं, पुल्लिंग शब्द है यह। इसको बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक शब्द की व्यंजना शक्ति से निकला हुआ जो अर्थ है उसे हम ग्रहण कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने 3-4 पात्रों की उपस्थिति से देखा कि कौन सी बात कही जा रही है। हरिशंकर परसाई ने इस महानतम राष्ट्र की अवधारणा से प्रेरित एक व्यक्ति को दिखाया हमारे सामने शर्मा जी के माध्यम से, और चाचा जी हैं जो सवाल कर रहे हैं, उनके साथ में जो आए हुए अतिथि हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं, और एक उसमें गुथा हुआ व्यक्ति उससे बाहर नहीं आना चाह रहा है, एक राष्ट्रवाद का ऐसा खोखला चोला जिससे वो बाहर आने की स्थिति में ही नहीं है। तो वो जो हम लोग 22 को देख लें, या उससे पीछे 92 में विध्वंसों को देख लें, या किसी भी तरीके के दंगों को देख लें, ये एक धार्मिक चीज़ है, नशा है जिसको कि उड़ेला जा रहा होता है। तो उसी पे हरिशंकर परसाई ने उनका जन्म जो है 24 में है और वो मृत्यु पाते हैं 95 में। इस दौर तक में उन्होंने जितनी बारीकियों से स्वतंत्र भारत के बाद की राजनैतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ उनको देखा, उसको व्यंग्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वो कई बार इसको लेकर के बहुत 1-2 कोटेशंस हैं जो आपके सामने शेयर करूँगी, जिससे कि चीज़ें और खुल जाएंगी। इसको हम लोग गूढ़ अर्थ बोल सकते हैं, एक ताना के रूप में बोल सकते हैं, टॉन्ट बोला जा सकता है, इसे मजाक बोला जा सकता है, उपहास भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, या फिर एक ऐसा साहित्यिक उपकरण जो विषय पर हमला करता हो, उसकी आलोचना उसका मुख्य उद्देश्य होता हो, शर्मिंदा करना भी उसका मुख्य उद्देश्य है, और उसके बाद एक चीज़ अचीव करना होता है कि उसको नर्म और नम्र भी बनाना और सही राह पे लाने की एक कोशिश भी इसके माध्यम से की जा रही होती है। ये बहुत हद तक हंसी उड़ाने के लिए दिखता है, पर उसका उद्देश्य बड़ा है, बदनाम करने की भी कोशिश होती है, लेकिन उसके पीछे के भी निहितार्थ और बड़े हैं कि वो उसको एक सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, तार्किक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सहिष्णु बनाने की कोशिश कर रहा होता है। गंभीर और दायित्वपूर्ण कार्य आप इसे कह सकते हैं। विसंगति को उद्घाटित करने वाला ये एक कर्म साबित होता है हमारे सामने। लेखन की चेतना से उपजा हुआ होता है, और कहा कुछ भी जाए और समझा उसको कुछ और ही जाता है। ये सारे इंटेंशंस इस पूरे व्यंग की शैली में देखने को मिलते हैं। इसमें कई बार हम पाते हैं कि पाखंड, खोखलेपन और झूठ को खोलकर रख देने का दम होता है। कमियों की निंदा करने के लिए ये एक सबसे उपयुक्त विधा है, लेकिन उद्देश्य, बार बार उद्देश्य इस विधा की बड़ी है, बृहत है। यहाँ पे इस शब्द को अगर सरकाज़्म को देखें तो ये ग्रीक शब्द से ओरिजिनेट हो रहा है, और हम लोग इसको जो इसका हिंदी में अर्थ लेते हैं, क्रोध में होंठ को काटना, एक आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा जिसमें कि हम लोग करते हैं, तो ये सरकाज़्म के लिए ग्रीक का एग्जैक्ट अनुवाद है।
जॉन हैमन हमारे बीच में एक प्रबुद्ध लेखक हैं, वो व्यंग्य के बारे में स्पेशली कुछ कहना चाहते हैं। वो है, व्यंग्य विशेष रूप से सस्ती बात या गर्म हवा की एक पारदर्शी किस्म है, जहाँ तक वक्ता स्पष्ट रूप से जो कहने का दावा करता है उसके ठीक विपरीत अर्थ को इसमें स्वीकारा जाता है। वहीं पे मानव स्वभाव की उन कमियों को सुधारने या आलोचना करने के इरादे से मानवीय उन मूर्खतापूर्ण या बुराइयों का आयोजन करता है जिससे मजाक उड़ता हुआ दिखता है, लेकिन ये पूरे तरीके से व्यंग्य की एक कला रूप में दिखाई पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बड़े नामी विद्वान, वो हमारे बारे व्यंग्य के बारे में क्या कह रहे हैं? व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ट में हंस रहा है, अधरोष्ट नीचे वाला, और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेने जैसा हो जाता है। तो इन परिभाषाओं के हवाले से अगर हम लोग व्यंग्य को देखते हैं तो जो सामने वो सुलझा हुआ आदमी हरिशंकर परसाई की उस रचना को याद करें तो ये सिचुएशंस थ्रू आउट दूरदर्शन आर्काइव ने परसाई कहते हैं नाम से सीरीज चलाया था, और ये एक मीडिया की महती भूमिका थी उस समय की लेखकीय दायित्व जो उस समय निभाए जा रहे थे उसको सीरियल के बतौर और इस देश हित में दूरदर्शन सामने लाने की हिम्मत रखता था। आज हमारे सामने ऐसे टीवी चैनल्स और इवन सरकारी चैनल्स तक नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी संस्कृत में व्याख्या कर दूं कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे है। तो व्यंग्य शब्द स्पेलिंग अगर आपको ध्यान में हो, आधा व या में बिंदी, आधा ग या व्यंग्य, ये वी उपसर्ग है, अंज इसका धातु है, अंज देखना, और व्यक्त प्रत्यय के साथ में ये उभर के हमारे बीच में आता है। इसमें हमने ओवरऑल क्या देखने और दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो समाज में विद्यमान जो विसंगतिपूर्ण परिस्थिति, कटुता, कर्कशता और विषमता जो है वो लेखक का संवेदनशील मन बहुत आक्रोश और विद्रोह से भरता है, और उसमें कुछ उबाल आते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छे उद्देश्य को सामने रखते हुए उसे भाषा में ढाल करके उसको हल करने की दिशा की ओर काम करते हैं। हरिशंकर परसाई ने ये रचना अगर हमारे सामने लिखी, उसे दूरदर्शन ने हमारे लिए प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य बड़ा है कि हमें इस उलझनों में नहीं फंसना है जो एक खोखला राष्ट्रवाद हमारे सामने रखता है, और जहाँ पे हम लोग सब कुछ अपना बुरा स्वीकार करने लग जाते हैं। पूरब ने सब कुछ था और पश्चिम ने कुछ नहीं दिया, और पश्चिम के पास सब कुछ है और पूरब के पास कुछ नहीं है। इस मुगालते से बाहर आकर के एक विवेकी मनुष्य होने के नाते हम लोगों को उन अपने आचरण को देखने की ज़रूरत होगी। एक आप कह सकते हैं ये प्रहार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा आयोजन जो होगा वो हास्यास्पद होगा। कोई ऐसा नहीं था इस व्यंग्य के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बातें थी उसको बहुत गहरे तरीके से ले रहे थे, वो हंसते हंसते उसको ग्रहण कर रहे थे, और ये लहजा शायद हम आसानी से कम्युनिकेट कर पाने के लिए ले सकते हैं। यह नैतिक मूल्यों और बोध की ओर भी हमें ले जाता है, स्थापित करता है। बहुत सारे लेखक व्यंग्य को बोलते हैं कि ये शुगर कोटेड एक पिल की तरीके से है जो कि बाहर से मीठा होगा और अंदर कोई कड़वी बातें होंगी। तो है कड़वी बातें जिस पे एक मीठापन, मधु का लेप चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हरिशंकर परसाई के हवाले से ही मैं आज की बातचीत करूंगी। 1924 में जन्म है, 95 में इनकी मृत्यु है। मध्य प्रदेश होशंगाबाद से ये संबंधित थे और बहुत टफ जीवन इन्होंने जिया, और उसमें जब वो व्यंग्य लिख रहे हैं तो वो उनको मैं कोट करना चाहूँगी एग्जैक्ट शब्दों के साथ कि मैं सुधार के लिए नहीं बदलने के लिए लिखना चाहता हूँ, यानी कोशिश करता हूँ चेतना में हलचल हो जाए, कोई विसंगति नज़र के सामने आ जाए, इतना काफ़ी है। तो हमें लगता है इस छोटे से क्लिप को देख करके हमारे सामने वो विसंगति, ये शब्दों में ना उलझे, भारी भरकम शब्द हैं लेकिन उसके इंटेंशंस, इसलिए एग्जाम्पल पहले उसके बाद उस पर बातचीत। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज, मतलब मुझे लगता है हिंदी साहित्य में
एक अगर आज की सारी समस्याओं का समाधान हम लोग जिन लेखकों के टूवर्ड से पाना चाहते हैं तो हरिशंकर परसाई पे काम किया जाना निहायत ज़रूरी है। ये उनका सदी का भी वर्ष है, जब वो 24 में पैदा हुए हैं और 2024 हम मना रहे हैं, तो 100 ईयर्स उनके जीवन के। तो सदाचार का ताबीज, भूत के पांव पीछे, इनके शीर्षकों के नाम भी देखेंगे वो अपने अर्थ खुद खोल रहे होंगे। बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, जाने पहचाने लोग, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, सबसे सचेत, अपनी अपनी बीमारी, कहत कबीर, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तुलसीदास चंदन घिसें, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग और निठल्ले की डायरी। ये सब बहुत कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और 6 वॉल्यूम में उनकी सारी रचनावली एडिटेड वॉल्यूम में 2015 में आ चुकी है। हम हर किसी को एक बार आज के वर्तमान से टकराना है, उन्हीं परिस्थितियों से जी रहे हैं, तो उसको एक बार पीछे भी जाके देखें कि क्या वजह है कि इतने लंबे समय से वही सारे सवाल, वही सारी स्थितियाँ आज भी बना के रखी गई हैं, छोड़ दी गई हैं। ठीक है, रामलला आज हमारे सामने है, उससे पीछे जय सिया राम था, उससे पहले की जो भी मतलब जो लैंग्वेजेस के चेंजेस हैं, जो लोगों ने उन पात्रों को अपने जीवन में पकड़े रखा था, तो वो कैसा आयोजन था। आज तक दूरदर्शनों के माध्यम से ही राम हमारे घर पहुंचे हैं, अदरवाइज राम हमारे पास नहीं थे झारखंड में। एटलीस्ट अपने अपने गाँवों में अपनी अपनी 30 और 40 साल होने की जो अवधि आ रही है, उस बीच में आप पाएंगे तो राम हमारे पास दूरदर्शन के वाया ही एंटर करते हैं। तो मैं बस इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि वो परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदली, क्यों वो आगे भी कंटिन्यूड रहेंगी, कितने दिन तक रहेंगी, इसको अगर हरिशंकर परसाई पकड़ पाए हैं तो उस जैसे लेखक की शैली वो बहुत मार्मिक है और खूबसूरत है। एक उनका और एक कोटेशन बहुत सुंदर था, सच्चा व्यंग जीवन की समीक्षा होती है, वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है, अपने से साक्षात्कार कराता है, चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड, सामंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए तैयार करता है। व्यंग्य महान मानव सहानुभूति से पैदा होता है, वह मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना चाहता है। देखिए, बहुत सिंपल लहजा, बहुत साधारण सी बात है। भोलाराम का जीव हमने अगर उनका देखा हो, हमने मातादीन इंस्पेक्टर चांद पर अगर देखा हो, तो वो बहुत सारे ऐसे बहुत छोटे छोटे किस्से और बहुत सारे ऐसे बहुत संगीन, सिर्फ ये राजनीतिक दखल के साथ नहीं दे रहे हैं, वो मानव संबंध में जो रिश्तेदारियां बन रही हैं, एक प्रेम का भी स्वभाव बन रहा है, उसको भी लेकर के बहुत, एक ही लड़के से 3 अलग अलग लड़कियां प्रेम कर रही हैं और तीनों सखियां हैं और तीनों जब फोटो जब तक नहीं सामने शेयर कर रही होती हैं तब तक उनके बारे में, लेकिन जब एक बार ये मतलब वो उस ज़माने की बातें कर रहे हैं जब लोग अपने प्रेम को छिपाने की कोशिश में रहते थे और जब सामने सब बोलते हैं अच्छा उसे तुम्हारे वाले को भी ये पसंद है, तुम्हारे वाले को भी ये पसंद है, तुम्हारे वाला भी ऐसा कहता है, तो फिर बाद में चीज़ें खुल जाती हैं कि सबका प्रेमी एक ही है, वो 3 लड़कियों को पैरेलली डील कर रहा है। तो मतलब ये कहने को, देखने को लगेगा कि ये तो बहुत हल्की सी रचना है परसाई की, लेकिन क्या प्रेम हल्का है? क्या प्रेम के नाम पे दगाबाजी हल्की है? तो मतलब हम लोगों को मतलब इतना भी यथार्थ और क्रूर यथार्थ के करीब नहीं हो जाना है कि जो हमारे स्वाभाविक चीज़ें हैं, जो हमारा 24 घंटा है, 365 दिन है, उससे भी हम उसी क्रूरतम क्षणों की तरफ से ही डील करने की कोशिश करें। तो ये मेरी समझदारी है और मुझे लगता है कि तिरछी रेखाएं में जब वो ये बातें कह रहे होते हैं तो उसको हमें बहुत संजीदगी से लेने की चाहिए। वो बोलते हैं कि ये विधा रूप में नहीं है बल्कि एक स्पिरिट है। व्यंग्य का कोई निश्चित स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता, उसको हम लोग किन्हीं भी विधाओं में प्रयोग कर सकते हैं। वो कहानी हो सकती है, वो उपन्यास हो सकता है, वो लेख हो सकता है, नाटक हो सकता है, जिसके कई हिंदी में प्रयोगता आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन पूरा इंटेंशंस क्या है कि फिर से हमने भ्रष्टाचार, ढोंग, पाखंड आदि को रोकना है।
इसके अलावा हिंदी साहित्य जगत में व्यंग को लेकर के कई अन्य रचनाकार भी हुए हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई इतना बृहत्तम पीपल का वृक्ष साबित होते हैं कि फिर वो हमारे सामने अदने दिखाई पड़ते हैं। तो उन नामों में मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी कहीं से कम अच्छी गठी हुई रचना नहीं है, लेकिन व्यंग्य के मामले में जो बार बार वो प्रसंग आता है कि शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई वो कुतिया है जिसको कोई भी लात मार के चल जाता है, जिसके सब कोई भुक्तभोगी हैं। तो ये बात जब वो लिख रहे होते हैं तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी आंखों से उस दूरी को देखा जब राग दरबारी गढ़ा जा रहा है और जब 2024 में हम बैठ करके उस पर संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विनोद कुमार विक्की हैं, बालेंद्र शेखर तिवारी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं, काका हाथरसी हैं, खुशवंत सिंह हैं, हुल्लड़ मुरादाबादी हैं। इन सभी रचनाकारों की रचनाएं भी हिंदी साहित्य जगत में व्यंग को हमारे सामने खोल के रखती हैं। कुछ महीन पत्रिकाएं हैं जिन्होंने व्यंग को बहुत जरूरी तत्व के तौर पे देखा और उन्होंने उन पर विशेषांक निकाले। तो हिमप्रस्थ मैगजीन है, लोकोदय है, फिर अट्टहास करके एक मासिक मैगजीन ही चलती है, व्यंग्य यात्रा है, व्यंग्यशाला है और माधुरी है। तो इन सभी पत्रिकाओं ने व्यंग को लेकर के जो भी समृद्धि आज तक हिंदी साहित्य में रही है उन उपलब्धियों को हमारे सामने रखती रही हैं। तो आज के लिए मैं इतनी ही बातें आपके साथ साझा करना चाहती थी। सभी को शुक्रिया।